प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। तो नमस्कार सभी का स्वागत। आज आइएगा देखते हैं कौन कौन साथी अपने साथ जुड़ चुके हैं। और आज सबसे पहला जो कमेंट आया है वो कमेंट आया है मंजुलिका का। आपका स्वागत, अभिनंदन। करें प्रारंभ, कर दो सर, इंतजार की कर लो जरा। ठीक है वो यार, मैं क्लास शुरू को निकला या उसके क्या बताता हूँ कौन है उसका ना। ठीक है, राधे 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 राधे। जहाँ कहीं से भी आप देख पा रहे हैं वहां से अच्छा आपका अभिवादन स्वीकार। देखिएगा प्यारे साथियों, कल अपन ने एशिया महाद्वीप के बारे में जाना और आज भी एशिया महाद्वीप के बारे में ही जानेंगे। आज अपन ये जानने की कोशिश करेंगे, कल तक अपन एशिया महाद्वीप के बारे में जान रहे थे पॉलिटिकल, आज से अपन एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे फिजिकल। फिजिकल में चारों तरफ का एक बार परिचय, क्योंकि अंदर का तो देश तो आपके याद ही होंगे। इधर से आपने देखा ओकोटस का सागर है, ये सखालिन द्वीप है। उसके बाद में जापान के 4 द्वीप आ जाते हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। फिर जापान के इधर जापान सागर आ जाता है। उसके बाद अपन ने ये भी देखा कि ये वाला ये पीला सागर है। पीला सागर के बाद में चीन के पूर्व में आता है तो पूर्वी चीन सागर है। चीन के दक्षिण में आता है तो दक्षिणी चीन सागर है। उसके बाद अपन ने देखा कि ये वाला यहाँ जावा सागर आ जाता है। फिर आगे चले तो यहाँ पे अंडमान सागर है, अंडमान निकोबार के पास में। ये पूरी बंगाल की खाड़ी, इधर से आपका अरब सागर आ जाता है। ये फारस की खाड़ी अपन ने यहाँ चर्चा की, ये ओमान की खाड़ी को लेकर के बातचीत अपन ने की। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जल संधि को लेकर अपन ने जिक्र किया, हॉर्मुज जल संधि आती। उसके बाद फिर घूमते चले तो यहाँ पे अदन की खाड़ी आती है, ये लाल सागर आता है। अदन की खाड़ी और लाल सागर इनको मिलाने वाली जो जल संधि थी वो कौन सी थी? बाबा अल मदेब जल संधि। फिर बात अपनी चलते चलते पहुंची कैस्पियन सागर तक कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप कहते हैं कैस्पियन सागर, नाम के आगे सागर जुड़ा हुआ है लेकिन ये सागर नहीं है। ये चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है तो इसे झील के श्रेणी में रखा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है कौन सी? तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा बेकार झील सबसे गहरी है। सबसे खारी कौन सी है? टर्की की वॉन झील सबसे खारी है। फिर बातें करते करते काला सागर को लेकर के अपन ने जिक्र किया। अब इस पूरे महाद्वीप में कहां-कहां कुछ मरुस्थल है, इनको लेकर के अपन बातचीत करते हैं। हाथ दुखे सब्जी, हाथ दुखे तो वेब की बताऊं, बड़ी है, हाथ लगा लो, झंडू बाम लगा लो, सही बुझा तो सिर दुख जाना काम है। तो हाथ दुखे लगा लो, मुंह माउथ पे लगा लो, बड़ी बने है तो सिर्फ हाथ दे दूंगी मोट खड़ी है। हाथ दुखे जाना तो बताऊं लगा देते है और सरकारी यंत्र अपना बहुत मोटी जरिया लगा लेते है ना। हाथ दुखे जाना है और दुखे और क्या बता सकता हूं। अरे छोटे मोटे दुराग नहीं पड़े करने, क्योंकि थारू दुखे तुम्हारे को दुखे है। लिखवा को काम रे पठान को पढ़वा काम रे, हाथ तो दुखी है। चला अब सुनो, अब सर आप बातचीत करा कि मैंने एशिया नाम ना करी करो, लिबर्टी लगाइए एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। देखिए एशिया महाद्वीप के मरुस्थल, यानी एशिया जो महाद्वीप है उसमें कौन कौन से मरुस्थल हैं, इनको लेकर के अपन बातचीत करें। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ चलो, या तो करना पड़ेगा उपाय। एशिया महाद्वीप पे बात करते हैं तो ये वाला यहाँ पे एक मरुस्थल आता है, इसे कहते हैं गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी मरुस्थल। तो सबसे पहले लिखिएगा गोबी मरुस्थल। यह है चीन व मंगोलिया में फैला हुआ शीत मरुस्थल है, या शीत शब्द को अंडरलाइन कर लेना, यही इसमें काम की बात। यानी गोभी का जो मरुस्थल है, पहली बात तो ये कि कौन से महाद्वीप में है, सीधा प्रश्न आ जाता है तो आप कहेंगे एशिया में। अगला प्रश्न आएगा कि एशिया महाद्वीप के कौन से 2 देशों में है? उत्तर वाला चीन, दक्षिण वाला मंगोलिया। इन दोनों के अंदर, यानी इधर से आ गया चीन का पार्ट और इधर से आ गया मंगोलिया का पार्ट, इन दोनों के अंदर जो आपका मरुस्थल है, इस मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इस वाले मरुस्थल को नाम दिया जाता है गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल को लेकर के पहला प्रश्न तो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए। सीधा प्रश्न तो ये है कि गोबी मरुस्थल कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा गोबी मरुस्थल जो है वो आपका एशिया के अंदर है। और एशिया में अगर आपसे पूछा जाता है कहां, तो आप कहेंगे एशिया के अंदर एक तो आता है मंगोलिया और एक कौन सा आता है? तो आप कहेंगे चीन। यानी मंगोलिया और चीन, इन दोनों में कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल आपका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बात को लिखना है इसके अंदर कि ये वाला जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की प्रकृति पूछी जाए कैसी है। एक तो मरुस्थल होता है जिसे अपन इर्क कहते हैं, यानी पूर्णतः रेतीला। एक होता है रेत यानी कंकरीला पथरीला। एक होता है हम्मादा यानी चट्टानी टाइप का जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे हम्मादा। तो गोबी मरुस्थल जो है इसमें लिखना यह है प्रकृति से हम्मादा प्रकार का है। हम्मादा बोले तो चट्टानी। उसके बाद में लिखना तकला मकान मरुस्थल। अगला तकला मकान मरुस्थल। आपसे ये पूछे कि तकला मकान मरुस्थल कहां है, तो उत्तर क्या बनेगा? एशिया में ही। अब एशिया में तो है, एशिया के कौन से देश में है? तो याद रखना यह है चीन में विस्तृत मरुस्थल है, जहां लोकनाथ झील भी बनी हुई है। जहां लोकनाथ झील भी, कौन सी झील? लोकनाथ झील भी बनी हुई है। यानी ये जो मरुस्थल है कहां पे? पहली बात तो आप याद रखेंगे तकला मकान चीन में। अब चीन में अगली जो महत्वपूर्ण बात है, यहां कौन सी झील बनी हुई है? तो आप कहेंगे लोकनाथ झील बनी। ये आ गया कौन सा मरुस्थल? तो आप कहेंगे तकला मकान। ये वाला मरुस्थल कौन सा है? तो आप कहिएगा तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल के बाद में ये वाला कौन सा है? थार। यानी ये वाला जो मरुस्थल है ये थार मरुस्थल। तो नेक्स्ट मरुस्थल लिखना थार मरुस्थल। थार मरुस्थल किस किस के बीच में? ये भारत व पाक, इन दोनों में फैला। अब ये जो मरुस्थल है विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है, इसमें लिखना थार। यह है विश्व का धनी मरुस्थल, शायद आप कहें सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है।
विविधता वाला, यानी विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में अगर जैव विविधता की बात की जाती है तो वो सबसे ज्यादा कहां पे थार में। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से कहां का है? भारत और पाकिस्तान में। कौन से महाद्वीप में? एशिया में। अफ्रीका में सारा मरुस्थल है, अफ्रीका में काला मरुस्थल है, अफ्रीका में नामी मरुस्थल है, अफ्रीका में लीबिया वाला पार्ट आ जाता है, सारा सबसे बड़ा है विश्व का, लेकिन जैव विविधता सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल में है। बल्कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं है। धनी क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही पूछा। धनी इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो यहाँ पे है। विश्व का सर्वाधिक सघन घना बसा हुआ जो है वो आपका यहाँ पे है, तो सर्वाधिक सघन घना बसा हुआ जो मरुस्थल है वो आपका यहीं पे है, तो याद रखना है। तगला मकान कहाँ पे? चीन में है, और चीन में भी तगला मकान की जो स्थिति है ये टुनलुन और जो आपका तिएनशान पर्वतों के बीच में है ना। ये बात लिख लीजिएगा, ये पूरा काम रहेगा। यह है टुनलुन व तिएनशान पर्वतों के बीच है। तारिम बेसिन में स्थित है। इस पूरे के पूरे एरिया को तारिम बेसिन कहते हैं। तो तारिम बेसिन का संबंध चीन से है, और यहाँ पे जो मरुस्थल कौन सा है? तगला मकान मरुस्थल है। इनको लिखिए, फिर दो चार मरुस्थल है वो लिखते हैं। गोभी का मरुस्थल क्यों कहते हैं भाई? ये तो अब जाने, राम क्यों कहते हैं? राम श्याम जो भी आप मानते हैं वो जाने। इतना है कि इसे गोभी का मरुस्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये थोड़ा सा समस्या है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अंकित शर्मा फोन में थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लिया करो, आप रोज ही एक ही कमेंट कर दो ना, बाकी सब दिखता है। आगे देखो, अन्य मरुस्थल कौन कौन सा है? अब ये पूरा का पूरा देख पा रहे हैं, ये क्या है सर? ये अरब प्रायद्वीप है। अब अरब प्रायद्वीप में जो मरुस्थल है कौन सा है? अरब मरुस्थल है, तो लिखिएगा अरब मरुस्थल। ये मैप में लिख लो या वैसे आप लिखो तो वैसे लिखो, अरब प्रायद्वीप। उसके बाद मिलेगा नेक्स्ट रब अल खाली, सऊदी अरब व ओमान। कौन सा मरुस्थल है? रब अल खाली। दस्त ए कबीर दस्त ए लूट, तो लिखिएगा दस्त ए कबीर, उसके बाद दस्त ए लूट। ये इस ईरान वाले क्षेत्र में, तो यहां बीच में लिखें ईरान क्षेत्र। उसके बाद लिखें किरजी कुंक, यहां पे आपने जब देश पढ़े मध्य एशिया में, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान वाला जो भाग है वहां पे किरजी कुंक और कराकुंक, तो लिखें उज्बेकिस्तान। उसके बाद में ये जो मरुस्थल आ रहा है पूरा, ये कौन सा? तकला मकान, लिखें तकला मकान। ये तारिम बेसिन, तूफान बेसिन लिख रखा है एक बार, तारिम बेसिन। ये वाला कौन सा है? ये गोभी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल। उसके बाद में ये वाला कौन सा है? थार मरुस्थल। एशिया के अन्य जो मरुस्थल है, अब आपसे पूछे एशिया महाद्वीप के मरुस्थल, तो आप क्या टेबल बनाओगे? एशिया महाद्वीप के अगर आपसे कोई मरुस्थल पूछे तो आप क्या कहोगे? एक पूछे कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल एशिया में नहीं है, जैसे आपसे पूछ ले एशिया के मरुस्थल। अब एशिया में कौन कौन से मरुस्थल है? नंबर एक बात करते हैं तो एशिया के अंदर आता है कौन सा मरुस्थल? गोभी मरुस्थल। एशिया में आता है कौन सा मरुस्थल? तकला मकान मरुस्थल। एशिया में आता है कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। एशिया में आता है कौन सा मरुस्थल? अरब मरुस्थल। एशिया में आता है कौन सा? रब अल खाली मरुस्थल। एशिया में आता है कौन सा मरुस्थल? दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, ये ईरान क्षेत्र में है। एशिया में आता है कौन सा? कर्जिकुम मरुस्थल। ये सारे के सारे मरुस्थल कहां पड़ रहे हैं? एशिया में ही तो पड़ रहे हैं। पर्सन आ जाएगा निम्न में से, और पिछले पेपर उठा के देखना आपको अंदाजा आएगा, पर्सन इसी टाइप से पूछे गए। तो गोभी, तकला मकान, थार, अरब, रब अल खाली, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, कर्जिकुम या किर्जिकुम एक ही बात है, कराकुम, ये सारे के सारे मरुस्थल जो है ये क्या है? किर्जिकुम कर लो, किर्जिकुम। ये सारे के सारे मरुस्थल तो आप कहेंगे ये एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। अब इसके बाद में एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां इनको लेकर के अपन बातचीत करने वाले। गोभी ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं। तकला मकान लिखना है ना, लिखना है तकला मकान लिखना है कि नहीं लिखना है? नाम टकला टकला देख के क्या सोचे, क्या समझे थे? टकला समझ के पागल समझे थे? टकला नहीं है, पेपर में आने वाला मरुस्थल है। टकला टकला क्या होता है? ठीक है, ठीक है, लिखो फटाफट। हाँ जी, ठीक है ना? अब लिखो नीचे
पहले तो देखो छोटी छोटी मैं बातें बता दूं, उसके बाद फिर याद कर लेंगे। ये आपको मैं मानचित्र दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां पे एक नदी आती है जिसको कहते हैं ओब नदी। बोलो कौन सी नदी? एक नदी आती है जिसका नाम आता है येनिसी, और एक नदी आती है जिसका नाम आता है लीना। ओब येनिसी लीना, ये ओब नदी है, ये येनिसी नदी है, और ये लीना। ओब येनिसी और लीना, ये किधर जा रही है? आर्कटिक महासागर में जा रही है। डिटेल बात में लिखेंगे, पहले देखो। ओब नदी, येनिसी नदी, लीना नदी। इसके बाद ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी है? ये आमूर नदी, आमूर। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी नदी है? देखो टेढ़ी मेढ़ी जा रही, ये है पीली नदी, वांगफो नदी, येलो रिवर कहते हैं इसको, पीली नदी कहते हैं। उसके बाद में एक नदी और देख पा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे, ये है यांग टीसी क्यांग। कौन सी? यांग टीसी क्यांग। एक सिक्यांग नदी भी आती है। उसके बाद फिर ये नदी देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं मिकांग नदी। मिकांग जिसे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब। जैसे डेन्यूब कई देशों की राजधानियों से गुजरती है, वैसे ही दक्षिण पूर्वी एशिया में एक नदी राजधानियों से गुजरती है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहते हैं। डेन्यूब कहां है वो अपन यूरोप में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आती है नदी कौन सी? तो आप कहेंगे ये वाली जो आप नदी देख पा रहे हैं, ये आती है ब्रह्मपुत्र। ये वाली नदी आप देख पा रहे हैं गंगा। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों कहां आती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। इधर से ये जो नदी देख पा रहे हैं कौन सी है? सिंधु नदी। फिर ये सर दरिया, ये कौन सी है? आमू दरिया। सर दरिया, आमू दरिया दोनों अरब सागर में जाती हैं। फिर आगे बात करते हैं तो दजला और फरात, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस। एक नदी का नाम आता है दजला और एक नदी का नाम आता है फरात, और दोनों नदी आकर के कहां गिर जाती है? फारस की खाड़ी के अंदर। ये केवल समझने के लिए है, ये अफ्रीका की नदी आ गई, इनसे अपने को क्या ही लेना देना। और भी नदियां छोटी छोटी, लेकिन ये मैप के अंदर समझने वाली। और येनिसी लीना प्रश्न आ गया, एशिया महाद्वीप की कौन सी एक नदी जो आर्कटिक महासागर में नहीं जाती? तो आप क्या कहेंगे? आर्कटिक महासागर में ओब जाती है, येनिसी जाती है और लीना जाती है। आमूर नदी की बात करते हैं, आमूर नदी कहां आ रही है? तो आप कहेंगे आमूर प्रशांत महासागर में आ रही है। बात करते हैं पीली नदी की। पीली क्यों कहते हैं? क्योंकि पीली मिट्टी का बहाव करती है और साथ साथ में लेती है, और इसी पीली नदी को फिर अपन चिंका सोक कहते हैं। ठीक है, इतना लिख पाए? ठीक है, हाँ मानचित्र में लिखो, अच्छा है। अब लिखिए, अब लिखो एक नंबर पे सबसे पहले पीली नदी, पीली नदी, ऑब्लिक वांगफो नदी। पीली नदी और वांगफो नदी में आप लिखना उद्गम तिब्बत के पूर्वी क्षेत्र से, तिब्बत का अर्थात पूर्वी भाग। और ये जहां की गिरती इस खाड़ी का नाम आता है पोहाई की खाड़ी। मेरे को समापन पोहाई की खाड़ी। अब ये नदी क्या करती है? अवसाद की मात्रा ज्यादा है, ये लोएस वाले क्षेत्र से बहती है। तो लिखना लोएस क्षेत्र से बहने के कारण अवसादों की मात्रा अधिक, अवसादों की मात्रा अधिक। नदी मार्ग परिवर्तन करते हुए इनमें भारी बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। अतः इसे क्या कहते हैं? अतः इसे चीन का सोप कहते हैं। ओके, यानी तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है, समापन इसका पोहाई की खाड़ी में होता है। लोए क्षेत्र से बहने के कारण अवसादों की मात्रा अधिक होती है, अतः नदी मार्ग परिवर्तन करते हुए चीन में भारी बाढ़ का कारण बनती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चीन का सोक कहते हैं। जैसे नहीं पढ़ते कि राजस्थान का सोक किसे कहते हैं? घग्गर नदी को राजस्थान का सोक कहते हैं। आप नहीं पढ़ते कि बिहार का सोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का सोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का सोक किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। यानी बाढ़ें आ जाती हैं इनके कारण, इसलिए इनको सोक कहा जाता है, वैसे सोक नहीं कहा जाता। कौन सी नदी की बात करें? पीली नदी या वांगफो नदी। उसके बाद लिखना यांग टीसी क्यांग। नेक्स्ट यांग टीसी क्यांग नदी। अब आपको पता होना चाहिए चीन के पूर्व में कौन सा सागर है? पूर्वी चीन सागर है। अब पूछ ले कि यांग टीसी क्यांग नदी का समापन कहां होता है? पूर्वी चीन सागर में। अब यही बात अगर मैं बिना पूर्वी चीन सागर बताया आपको बताता कि समापन पूर्वी चीन सागर में, तो आपके दिमाग में एक बर्डन रहती, पूर्वी चीन सागर की क्या है। अब आपका पढ़ा हुआ पिछले वाली क्लास में, आसानी होगी याद करने में। तो लिखो यांग टीसी क्यांग नदी, इसमें उद्गम तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत का पठार, पूरी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भाग, समापन पूर्वी चीन सागर। यानी यांग टीसी क्यांग जो नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है? तो आप कहेंगे तिब्बत के पठार से होता है। इसका समापन कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा पूर्वी चीन सागर के अंदर, दक्षिणी चीन सागर। यह है एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अब लंबी कितनी? अलग अलग जगह अलग अलग आपको आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लिख लेना 5557 किलोमीटर एशिया महाद्वीप की लंबी है, विश्व की लंबी नहीं। लिखना संघाई वह वुहान शहर, वुहान शहर इसी नदी के किनारे है, इसी नदी के किनारे है। एक तो संघाई और एक कौन सा? वुहान। तो लिखिएगा ये यांग टीसी क्यांग नदी की बात कर रहे हैं अपन। अब इस नदी पे त्रि गार्जिस बांध भी बना हुआ है, जो सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना है। त्रि गार्जिस बांध लिखना, त्रि गार्जिस बांध, त्रि गार्जिस बांध लिखा इस नदी पर।
गार्जिस्पात, बड़ा विद्युत ग्रह। एक आती है छोटी नदी जिसका नाम आता है सिक्यांग नदी, सिक्यांग, वो यांग की सिक्यांग, तो लिखें सिक्यांग नदी, तिब्बत पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इसे कहते हैं कौन सी? सिक्यांग नदी। और सिक्यांग जो नदी है यहां चावल की खेती होती है। दक्षिण चीन की मुख्य नदी है, यानी चीन के दक्षिण वाले भाग की मुख्य नदी। इसमें एक चीज और लिखा, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, एक लाइन लिख लो जगह नहीं यहां पे, दक्षिणी चीन की मुख्य नदी। इसके बाद आगे देखना, बिल्कुल संघाई जहां चीन के अंदर कपड़ा उत्पादन होता है। ठीक है, बैठना। चले आगे। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी किस एग्जाम में आता है? ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लो कहाँ आता है। आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है। आप विश्व का भूगोल तभी पढ़ रहे हैं जब आप एनरोल है, जब आपने विश्व के भूगोल को चुना है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हो। कहाँ कहाँ तक आपको डिसाइड करना है, तो पढ़ा विश्व का भूगोल कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है, यानी जहाँ कहीं भी आए, चाहे नेट में आए, कॉलेज व्याख्याता में आए, स्कूल व्याख्याता में आए, ठीक है, चाहे सेकंड ग्रेड में आए, चाहे थर्ड ग्रेड में, कहीं भी आए, सबको कवर करते हैं। चलिए ओके, लिखो आगे लिखा। इस नदी के बारे में लिखें, मीकांग नदी, मीकांग नदी, मीकांग नदी में लिखें, मीकांग कह दो, मीकांग कह दो। इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया की डेनू, इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेनू व दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं, वियतनाम की गंगा, गंगा कहते हैं। उसके बाद उद्गम कहां से होता है इसका? उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से निकल गया। और समापन कहां पे हो रहा है? दक्षिणी चीन सागर, समापन दक्षिणी चीन सागर। यह लाओस व थाईलैंड की सीमा बनाती है। लाओस व कंबोडिया की राजधानी, राजधानी इसी नदी के किनारे है। और यह नदी चापाकार डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? मीकांग नदी की बात कर रहे हैं। मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, आती कहां पे? दक्षिणी चीन सागर में। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहते हैं, वियतनाम की गंगा कहते हैं, लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है। ये इधर से म्यांमार और लाओस की सीमा भी बनाती है, इधर से फिर ये कंबोडिया वाला पार्ट है, इसकी भी लाओस से सीमा बनाती है, लेकिन मुख्यतः लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाती है। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। तो ये मीकांग नदी है, ठीक है, हाँ, ठीक। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, अपन ने नदी इनमें मानचित्र की जरूरत नहीं है, लेकिन साल्विन नदी, इसमें लिखें उद्गम तिब्बत का पठार, समापन मर्तमान की खाड़ी। अब मानचित्र में ढूंढो मर्तमान की खाड़ी कहां है? कहीं ना कहीं म्यांमार के पास है। समापन मर्तमान की खाड़ी, यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, यह म्यांमार व थाईलैंड की सीमा बनाती है तथा म्यांमार के सान पठार से प्रवाहित होती है। साल्विन नदी के बाद में आता है इरावती नदी। साल्विन नदी के बाद में कौन सी? इरावती नदी। तो नेक्स्ट आप लिखिए इरावती नदी के बारे में क्या क्या प्रश्न आता है।
इरावती नदी, इरावती नदी में लिखा उद्गम हिमालय क्षेत्र की विभिन्न धाराओं से, विभिन्न धाराओं से, और इसका समापन कहां पे होता है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर, अंडमान सागर बोले तो बंगाल की खाड़ी। इसे कहते हैं म्यांमार की लाइफलाइन, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। अब ये चावल की खेती होती है, यहां चावल की खेती होती है, अतः यह क्या कहलाती है? चावल का कटोरा। अतः यह चावल का कटोरा कहलाती है। और ये इरावती नदी, इसकी सहायक नदी आती है चिंदविन नदी, इसकी सहायक नदी चिंदविन, और इसी के किनारे मांडले शहर बसा हुआ। लिखना, इसके किनारे मांडले शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? मांडले शहर। कहां की बात करें अपन? एशिया की बात करें। एशिया में कौन सी नदी की? इरावती की। इरावती के किनारे मांडले शहर है, चिंदविन के किनारे नहीं। उसके बाद लिखिए सांगकाई व चायू फ्रायू नदी, सांगकाई व चायू फ्रायू नदी, ये वियतनाम की, ये कहां की नदी है? वियतनाम की नदी। ओके, लिखो। सुबिता कंवर कह रहे हैं आपके पास हमारा कमेंट नहीं आता क्या? आता है? कमेंट क्यों नहीं आता? कमेंट तो आता ही है। कमेंट नहीं। नमस्कार सर, व्हाट्सएप पे जवाब क्यों नहीं दे? अभी आज की तारीख में मेरे पास पेंडिंग मैसेज की संख्या केवल 7 है। ठीक है, केवल 7, 7 ही मैसेज पेंडिंग है मेरे पास। अब आपने कहां व्हाट्सएप किया था जाने? ठीक है, देखो मैं पेंडिंग छोड़ता ही नहीं। कहा कि आपने तो आप बता करें, मेरे पास आपने किया नहीं है। ठीक है, और अगर करते हो तो उसके लिए वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि सारे दिन तो फोन आता रहता है, वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो नदियां तो राजस्थान की नहीं याद हो रही आपके, अब ये और करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, देखो क्या करता हूं, नहीं कर सकते, करनी पड़ेगी। चलो कोई और जो नदियां वो कल करता है, लंबी नहीं करेंगे क्लास को, तो रोचक होनी चाहिए चाहे छोटी। बाकी और जो छोटी मोटी नदियां वो कल के सेशन में कर लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। छोटी मोटी नदियां बाकी तो कल पर्वत पठार कौन से एशिया में उनको लेकर के बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे।